अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ। मैं हूं अली सरवर। 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हो चुकी 2 तिहाई अक्सरियत से, और इसमें ज़ाहिर अपोजिशन की जानिब से भरपूर मुखालफत की गई। मशावरत भी हुई लेकिन फजल रहमान साहब के साथ, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि ये PTI और फजल रहमान साहब का मुश्तरका वो मसौदा है जिसे हमें मंजूर किया है, जिस पर बार बार ये मुशावरत कर रहे थे, और बिलाखिर इसको मंजूर कर दिया गया। अब ये और बात है कि जो मंजूरी हुई है उसमें इल्ज़ामात भी सामने आए हैं कि ज़बरदस्ती वोट डाला गया। मंगल साहब ने कुछ और, उनके जो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कुछ और इल्ज़ामात आयद किए हैं, PTI कुछ और इल्ज़ामात आयद कर, लेकिन बहरहाल 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हो चुकी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने गैर मुल्की नशियाती इदारे को जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने दावा किया कि जी फजल रहमान के बगैर भी हमारे नंबर पूरे थे, और ये इल्ज़ाम झूठा है कि पीपल्स पार्टी फ़ौज की वहाँ पर ये कर रही है। अब ये जो 26वीं आइनी तरमीम है, बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे, लेकिन हुकूमत का कहना ये है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो इस्लाहात की हम बात करते हैं अदलिया में, उसकी ज़रूरत किसी हद तक ही रह गई है। बहुत सारे मसाइल इसकी वजह से हल हो जाएंगे। इसी पर हम बात कर रहे हैं। माहिर कानून रियासत अली एजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। रियासत अली एजाज़ साहब, क्या कहेंगे इस 26वीं आइनी तरमीम के बाद वकला की जानिब से, ख़ासतौर पर हामिद खान और दीगर लोगों ने कहा, बार काउंसिल ने भी कहा, और आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि जी इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज भी किया जाएगा, तो क्या अब एहतजाज का लायबल बना लिया आपने? कब से एहतजाज होगा, किस हद तक होगा, कहाँ होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि हमने एक वुकला एक्शन कमेटी बना दी है जिसके अंदर मौजूदा इलेक्टेड नुमाइंदे सारे पाकिस्तान से होंगे, आज़ाद कश्मीर से होंगे, गिलगित बल्तिस्तान से होंगे, और जो साबका इलेक्टेड लोग हैं वो सारे इस वुकला एक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। 25 तारीख को योमे निजात मनाया जा रहा है, और उसके बाद हम अगली एक मीटिंग करके उसके अंदर अगला लाए अमल देंगे और एहतजाज होगा। हमने अगर कहा है तो इंशाल्लाह जरूर इस पे एहतजाज होगा। सर, इस पर एहतजाज 26वीं आइनी तरमीम पर है या नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर है? देखें, जो नए चीफ जस्टिस हैं, मैं समझता हूँ कि वो इंतहाई प्रोफेशनल, ईमानदार, इंटेग्रिटी वाले जज हैं। उनकी जात से 1% भी हमें कोई वो ना गिला है, ना हम ये समझते हैं बहुत कमाल के इंसान है, बहुत कमाल के आला ज़र्फ इंसान है। लेकिन हमारा 26वीं तरमीम के हवाले से एहतजाज है और हम उसकी रिवर्सल चाहते हैं, और हम असल हालत में 1973 के आइन की बहाली चाहते हैं। ये जो कुछ हुआ है, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी बताया है, इस अमेंडमेंट के पीछे मेला फाइडी थी, और जो कुछ हुआ है, जैसे वोटिंग का प्रोसेस हुआ है, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। ये बिल्कुल इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, और बहुत सारे आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उससे ये मुतसादम है। इसलिए हम इस तरमीम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, इस तरमीम में सर क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से आपको लगता है कि मज़ीद मुश्किलात होंगी लोगों को या आवाम को, इससे फ़ायदा नहीं होगा? जबकि गवर्नमेंट का तो कहना ये है कि ये पूरे मुल्क के लिए, मुल्क के वसीतर मफाद में बहुत ज़रूरी भी थी, और अब बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वो तो 40% केसेस कह रहे हैं कि आईनी अदालतों में मुंतकिल हो जाएंगे। तो अच्छा, 40% केसेस अगर आईनी अदालत में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ 187 केसेस हैं, और पूरे मुल्क के अंदर आप केसेस को, अगर आप इसको जुडिशल रिफॉर्म करें, पब्लिक का मुझे बताएं कि पब्लिक के केसेस तो सुप्रीम कोर्ट आते ही नहीं। कोई इक्का दुक्का शख्स है जो सुप्रीम कोर्ट आता है, बाकी हाई कोर्ट तक के बेचारे बस कर जाती है उनकी, वो अफोर्ड ही नहीं करते। तो जुडिशल रिफॉर्म की जरूरत तो नीचे मतहत अदलिया में थी, कि सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट तक। तो वहां पे क्या जुडिशल रिफॉर्म, क्या 26वीं तरमीम जो कुछ की गई है, सिर्फ और सिर्फ जो हुकूमती लोग हैं अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। और चूंकि सब लोग अब एक पेज पे, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अदलिया से इंतकाम लेने के लिए अदलिया की आज़ादी सल्ब की है, इस इदारे को कमजोर किया है, इस मुल्क को कमजोर करने की कोशिश की गई, और 1973 के आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। आप कह रहे हैं कि इसमें क्या हुआ है? आपने अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक अदालत बना दी है। आपने 184(3) के इख्तियारात है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पब्लिक एट लार्ज के जो मामला थे जो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, वो आपने एनी बेंच को दे दिए। आपने 199 हाई कोर्ट के अंदर होती कि मजलूम सताए हुए एग्जेक्टिव के लोग जो है वो जाते हैं रिट में, आपने वो जुरिस्डिक्शन भी खत्म कर दी है, वो भी आपने आईनी बेंच को दे दी। तो आपने अवाम के लिए कौन सा जुडिशल रिफॉर्म किया है? आप भी माशाल्लाह समझदार है, आपको भी सब पता है। जो लोग आप जाके लोगों से मिलें, उनके व्यूज सुने, जो जनरल पब्लिक और सिविल सोसाइटी के जज्बात है ना,
तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि वो इस 26वीं तरमीम और इस हुकूमत के हवाले से क्या जज्बात रखते सर हैं। यही अफरीदी साहब तो जाहिर है मोस्ट सीनियर तो नहीं थे, वो तो मंसूर अली शाह साहब थे, तो इस पर एतराज़ नहीं आप कह रहे हैं, इस पर आपको एतराज़ नहीं, 26वीं आईनी तरमीम पर सिर्फ एतराज़ है। जी, सीनियर तरीन नहीं है, सीनियर तरीन जो है ना वो मंसूर अली शाह जी साहब हैं उन्हीं की और बात हम कर रहा उन्हीं हूँ, को सीनियर चीफ तरीन तो जस्टिस है। जाहिर है मंसूर अली शाह साहब थे ना, तो उनको तो नहीं और बनाया गया। उसके बाद है मुनीब अख्तर साहब है, और उनके बाद यही तीसरे अफरीदी नंबर साहब है, पर। तो ये दो। जी, लेकिन उनकी जहाज से तो हम कह रहे हैं कि वो बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े करेक्टर और बहुत कैलिबर वाले जूरिस्ट हैं, लेकिन हमारा ये इशू नहीं है या अफरीदी साहब हमारी सार आंखों पे, या अफरीदी साहब बहुत कमाल के इंसान है, लेकिन हमारा मसला ये नहीं है जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल था सुप्रीम कोर्ट में, और इस पे अल जिहाद और 1994 सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारी जजमेंट्स है, मलक असद केस, उस प्रिंसिपल को वायलेट किया गया है, और हम उसकी वजह से हम समझते हैं कि जो हुकूमत ने किया है, और जिस तरह से अब चीफ जस्टिस की तैनाती जुडिशल कमेटी करेगी, हम उसके भी खिलाफ है। जुडिशल यानी अदलिया का रोल ही खत्म हो गया, आपने एग्जेक्टिव के मातहत कर दिया है, जो आर्टिकल 175 साहब आर्टिकल 3 के मुतसादम में इन्होंने लेजिस्लेशन की है कि अदलिया को इंतजामिया से अलग करना था, अब आपने पकड़ के अदलिया इंतजामिया के नीचे कर दिए, तो लेकिन आप पार्लिमानी इस मुल्क कमेटी के अंदर फैसला करेगी। अदलिया आजाद ना हो। लेकिन हाँ, रियासत आज़ाद साहब वो कहते हैं जी क्योंकि पार्लिमानी कमेटी ने 3 नाम भेजने हैं, तो पार्लिमानी कमेटी बेसिकली तो इख्तियारात की हामिल होगी। अच्छा मुझे ये बताएं, पार्लिमान का काम तो है कि वो लेजिस्लेशन करे, वो ये लेजिस्लेशन कर दे कि ये जो पार्लिमानी कमेटी है ये ताहयात होगी, आप इसको मान लेंगे? जाहिर है नहीं माना जाएगा अगर ये इसको। पार्लियामेंट ये लेजिस्लेशन कर दे कि पार्लियामेंट से 17 जजेस लगा दें सुप्रीम कोर्ट में, तो आप मान लेंगे? ये कह दे कि ये फलां वजीर आजम जो है ये ताहयात वजीर आजम होगा, आप मान लेंगे? यहाँ कहे कि यहाँ पार्लिमानी निजाम के बजाय सदारती निजाम होगा, आप मान लेंगे? आप कैसी मतलब वो बात कर रहे हैं कि उस आप अमेंडमेंट की आप बात कर रहे हैं, वो आर्टिकल 227 से मुतसादम, वो चैप्टर नंबर 2 से मुतसादम है, आर्टिकल 8 से मुतसादम है। तो अब मैं समझता हूं कि जो अब रियासत आज़ाद साहब तो क्या इसको चैलेंज किया जाएगा आपकी जानिब से भी, जिस तरह पीटीआई की जानिब से भी कहा गया है? देखें बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इसको चैलेंज कर दिया है, एक भी कर दे तो वो समझो सब ने कर दिया है, तो बहरहाल वो चैलेंज होगी, सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करेगी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन मैटर में जा भी नहीं सकता उस बेंच में, चूंकि वो तो इसकी इट सेल्फ क्रिएशन है, तो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फुल कोर्ट इसको सुनेगी, और बहुत सारे मामला। अब आपको आजाद अदलिया और आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ की आवाज जो है ना वो अदलिया के अंदर से आपको आएगी, और इंशाल्लाह वक्त वो दूर नहीं है, बहुत करीब है। अच्छा ये सर जिस तरह आपने कहा बार काउंसिल्स हैं जो इस पर एहतजाज करने जा रही हैं, आपने भी कहा कि वुकला एक्शन कमेटी भी बना दी गई है, कुछ लोग तो जाहिर है अभी भी इसके खुशाइन भी करार दे रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम में, वुकला में भी तकसीम तो है ना। वो चंद एक लोग हैं जो बेनिफिशरी हैं, जो हुकूमत में बैठे हैं, जो अपने कुछ ऑफिस जिनको मिले हुए हैं, जो कुछ नौकरी कर रहे हैं वहां पे, तो उनका ये मौका पे जो इंडिपेंडेंट लॉयर है वो इस 26वीं तरमीम के काला कोर्ट वाला जो है ना वो इसके खिलाफ है। 26वीं आईनी तरमीम के आप कह रहे हैं सारे काले कोड वाले इसके खिलाफ हैं और भरपूर मजामत भी की जाएगी। अच्छा सर इससे लगता क्या है आपको कि जिस तरह जाहिर है हुकूमत की तो हमेशा ही कोई आईनी तरमीम करती है या कोई भी बिल पास होता है या कोई इक़दाम होता है हुकूमत की जानिब से, वो तारीफ़ों के पुल बांधे होते हैं उन्होंने कि जी देखिएगा अब इससे कितना आवाम को फ़ायदा होगा, तो बराह रास्त जाहिर है फ़ायदा तो नहीं हो रहा फिर इससे। इसमें अवाम का 1% मुझे बता दें कि क्या फायदा हुआ है? आप माशाल्लाह समझदार है। वो एक कहते हैं अवाम का क्या फायदा रियासत हुआ? आज़ाद साहब हमने भी जब ये उल्टा नुकसान हुआ है। नीचे जो हाई कोर्ट्स के अंदर उनके केसेस पड़े हुए हैं, हर मामला शुफा के हद तक भी जो मामला है वो भी एनी बेंच को चले जाएंगे, तो अवाम तो गालियां दे रही बैठी कि उनके केसेस जो है वो अब अड़जन हो गए, पता नहीं कब बनते कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। उसके अंदर भी एक अनोमली है, अभी तो जो उन्होंने अमेंडमेंट की उसके अंदर एक डेफिशिएंसी है, वो बेंच कैसे बनेगा? उसके अंदर आपने कहा है कि आईनी बेंच का जो होगा हेड पीजे होगा वो भी बैठेगा, चीफ जस्टिस भी, तो पीजे तो भी बने नहीं, उसके लिए तो आपका पूरी अमेंडमेंट साइलेंट है। तो आप लोगों के जो केस उस बेंच पे जा रहे हैं वो तो पड़े रहेंगे जब तक ये अनामली दूर नहीं होती, तो लोगों को तो उल्टा फायदे के बजाय नुकसान हुआ। यानी कि 27 में भी आईनी तरमीम लानी पड़ेगी हुकूमत को। लानी पड़ेगी और हम उसको भी अपोज करेंगे। ये कोई ड्रामा तो नहीं है कि आइन के साथ आपका आप सोते हुए एक अमेंडमेंट ले आए, एक जाग जाए और फिर एक अमेंडमेंट ले आए, और एक लंच करते हुए आप ले आए, ये कोई आइन हो गया? ये कोई मतलब
गुड्डी गुड्डे का खेल तो नहीं है। गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है। बैरिस्टर अली ताहिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। क्या कहेंगे, ख़ासतौर पर ये आईनी तरमीम की मंजूरी होगी। रियासत अली आज़ाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद बार काउंसिल के, और वो भी यही बात कर रहे हैं कि हम तो एहतजाज करने जा रहे हैं। वकला एक्शन कमेटी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर भी हैं, और ये बात जो कर रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि वकला एक्शन कमेटी बना दी है, लाएमल का ऐलान जल्द होगा, और साफ तौर पर जाहिर है अब सड़कों पर होंगे, एहतजाज होगा, और इनको हम नहीं तस्लीम करते। और जो जो चीज़ें उन्होंने कही हैं, जाहिर है उसमें हुकूमत एग्री क्यों करेगी, जाहिर है 26वीं आईनी तरमीम लेकर के आए, लेकिन सवाल बहुत उठ रहे हैं। आपको भी लगता है कि अब मज़ीद जाहिर है माहौल मज़ीद पेचीदा हो जाएगा अदलिया के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली सफर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मैं कोशिश करूंगा कि ज़रा ले पर्सन वाली बात ज़्यादा करूं और टेक्निकलिटीज़ में अमेंडमेंट की ना जाऊं। और वैसे भी रियासत साहब ने बड़े हद तक उसको कवर किया है। मैं उनकी बात सुन रहा था कि बड़े दबंग अंदाज में वो वकीलों की नुमाइंदगी करते हैं, इस वक्त भी कर रहे हैं। और उन्होंने जो बात की है मैं उसको सेकंड करते हुए, देखिए इस वक्त मैं जिस जिस वकील से मिला हूं जो किसी सूरत में पीपल्स पार्टी का बेनिफिशियरी नहीं होगा या नून लीग का बेनिफिशियरी नहीं होगा, वो बड़ा कैटेगोरिकली इस 26वीं आईनी तरमीम को मानने से इनकार करता है। सर, मेरा ये अपना छोटा भाई जो है वो अभी बार करने जा रहा है, उसका मुझे आज मैसेज आया, मैं आपको अपने सेलफोन पे दिखा सकता हूँ। उसने कहा कि मैं तो ऐसे बेंचेस के सामने अगर मुझे वकालत करनी पड़ी तो अली भाई मैं तो उसको इस प्रोफेशन में आने ही नहीं चाहता। और मेरे ख्याल में ज्यादातर जो यंग वकील हैं जिनका मैंने देखा है वो एक तो है क्रेडिबिलिटी वाले वकला, वो तो एक अलग बात हो गई। मेरे ख्याल में जो एक यंग वकील है वो भी इन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के सामने पेश होना अपनी तौहीन समझेगा और इनके सामने पेश नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि आप पार्लियामेंट्री स्पेशल पार्लियामेंट्री जी कमेटी और पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड करेंगी कि मेरा चीफ जस्टिस कौन होगा, वो डिसाइड करेंगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स कौन सुनेगा, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डिफाइन किस तरह किया जाएगा। अभी तो हमें यही नहीं पता कि लेट्स अज्यूम मैं नीचे एक रेंट एग्रीमेंट में आया हुआ हूं और मैं रेंट केस में हूं और मैं कहता हूं कि जी उसने मुझे रेंट कंट्रोलर ने सही से सुना नहीं, आर्टिकल 10A की वायोलेशन हुई है, तो ये रेंट केस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुनेगा या रेगुलर बेंच सुनेगा? तो एक तो ये क्लैरिटी है ही नहीं, एक कंफ्यूजन है। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। शफी सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं एडजर्न नहीं कर रहा मैटर्स, मैं इनको सुनूंगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने से पहले तो एक रेजोल्यूशन पास होनी जरूरी है। फिर उसी तरह से जिस तरह रियासत साहब ने बात की कि अभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट हुआ नहीं है, वो मेंबर है जुडिशियल कमीशन का, कोरम कैसे पूरा करेंगे? वो एक इंग्लिश की कहावत है, वेदर द हॉर्स कम्स बिफोर और द कैरेज। किसी को नहीं पता यहाँ बुरा पहले आ रहा है कि कैरेज जो है वो पहले आ रही है। और फिर अली सरवर साहब इसको जरा इस पढ़ाई से भी इस चीज को समझिएगा कि आप जिस तरह से चाहते हैं कि सीनियोरिटी और टेन्योर्स के साथ खेला जाए, ये हमारी आईनी तारीख जो है, मेरा सुबह एक कॉलम इसके ऊपर छप रहा है, अगर आप देखें तो आप ये देख लीजिए कि भुट्टो साहब के दौर में और फिर बेनजीर साहिबा के दौर में और फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में जब जब आपने सीनियोरिटी और टेन्योर को वायोलेट किया है और उसके साथ इंटरफेरेंस किया है तो उसके क्या रिजल्ट्स निकले हैं। भुट्टो साहब के दौर में पूरी की पूरी जुडिशरी जाके जियाउल हक से मिल गई। बेनजीर साहिबा के दौर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यानी एक मैं कहता हूँ वर्स्ट दिन था सुप्रीम कोर्ट के लिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो अलग अलग बेंचेस बैठ गए, 10 जज एक तरफ बैठ गए, 5 जज एक तरफ बैठ गए। और इस वक्त जो वक्त चल रहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो अपने नोट में ये लिख रहा है कि आप जो अदालत सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमेशा मेजोरिटी का होता है। आज हसन अजहर रिजवी साहब का उस पर नोट किया है, वो देखिएगा, वो कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने। नहीं, लेकिन उसका जवाब भी दिया है उसमें अली ताहिर, उसका जवाब उन्होंने ये दिया है कि जनाब अभी अपीलें तो सुनी नहीं आपने। वो कहते हैं अपीलें तो अभी सुनी नहीं, तो लिहाजा तौहीन अदालत नहीं होगी जब तक अपीलें नहीं सुन लेंगे आप। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये अब जिस तरह फिर आप इसके अंदर एक क्राइसिस ऑलरेडी जुडिशरी में चल रहा है और फिर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आते हैं ताकि अपनी मर्जी के मुझे नहीं मालूम कि रियासत अली आज़ाद साहब भी और आप भी क्या राय रखते हैं काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से। लेकिन देखिए अली सरवर साहब, मुझे एक बात का पता है कि अक्सर ये लोग मिसालें देते हैं अमेरिका की और बरतानिया की। मुझे कोई एक मुल्क बता दें, एक मुल्क बता दें सिविलाइज, जिसके अंदर बेंचेस बनाने की ताकत, कोर्ट का इंटरनल मैटर नहीं है,
बल्कि लेजिस्लेटिव करती है या एग्जीक्यूटिव करती है। एक मुल्क बता दें, मैं कहूंगा मैं 26वीं आईनी तरमीम का फैन हो जाऊंगा, मैं इसको पूरी तरह से मान चलो लूंगा, पूछ लेता हूँ। लेकिन वो एक मुल्क बताएं जहां कोई बेंच बनाया जा सकता है, कोर्ट की इंटरनल वर्किंग्स के साथ इंटरफेयर किया अली जा सकता है। सरवर क्या साहब, मजाक हमारे साथ कर रहे हैं? जी अली सरवर साहब, जी जी मुझे इतनी खुशी आज हुई है बैरिस्टर अली को सुनने के बाद। मैं सच्ची बात है कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार भी उनसे करता हूं और उनको अप्रिशिएट भी करता हूं कि जिस क्लैरिटी के साथ वो गुफ्तगू कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मेरी जरूरत ही नहीं थी मेरे छोटे भाई बैरिस्टर साहब की मौजूदगी में जिस खूबसूरती से उसने अपना मौकफ दिया है, मैं उसको सैल्यूट पेश करता हूं। ये है हकीकतन वकीलों की नुमाइंदगी। सर, लेकिन जिन लोगों देखिए की आप सर, बात कर रहे हैं नहीं उनको जी, आप देखिए, वो फिर वो सियासी तकसीम तो आप लोगों में भी है ना, बड़े बड़े नामवर वकला उस तरफ भी खड़े हुए। जुल्फ़िकार अली भदर साहब भी हमारे फिर साथ वही मौजूद हैं बात पाकिस्तान है। पीपल्स पार्टी से। अली मैं सरवर राय ले लूँ साहब, उनसे, क्योंकि बड़ी तारीफें की हैं अली पाकिस्तान सरवर पीपल्स साहब, पार्टी ने। सर एक मिनट तवक्कुफ कीजिएगा। जुल्फ़िकार अली भदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों या हुकूमती हवाले से नून लीग के बहुत सारे रहनुमा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में, इवन के काजी फाइज साहब के हवाले से तो बड़ी वो तारीफों के पुल भी बांध रहे हैं और 26वीं आईनी तरमीम भी पूरी कौम को मुबारकबाद भी दी है। जुल्फ़िकार भदर साहब सुन रहे हैं आप, कानूनी नुक्ते सुन रहे हैं आप। रियासत एजाज साहब भी मौजूद हैं, इस्लामाबाद बार के सदर भी हैं, बैरिस्टर अली ताहिर साहब मौजूद है कराची से हमारे साथ। क्या कहेंगे अब आप, ये तमाम बातें सुनने के बाद भी एहसास हो रहा है आपको कि सही हुआ है मामला या गलत हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब, आपने कुछ सवाल आपने किया नहीं है। देखिए, ये दोनों मेरे वकला भाई हैं और इनका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। पहली चीज तो ये, आपने मुझे शो में बुलाया, बहुत शुक्रिया। इस 26वीं तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत मेहनत की है, बड़ा है। अगर 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर ये बात करते कि इरेगुलरिटी है, ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है, तो फिर उसके ऊपर बात होते। बाकी बेंचेस का या कोई कोर्ट की जो वर्किंग के हवाले से है, बिल्कुल इख्तिलाफ हो सकता है, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है। हो सकता है कि पांच चीजों से मैं सहमत हूं कि कई चीजें हैं, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने के बाद जाके चीजों में क्लैरिटी आएगी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, अगर उसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करे, तो अमेरिका की भी मिसाल अगर दी गई है, तो अमेरिका के अंदर भी जो चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट होता है, उसको अमेरिकन प्रेसिडेंट ही जो है नॉमिनेट करता है, उसकी सिलेक्शन करता है और उसके ऊपर फिर आगे उसका फर्दर। जुल्फकार भाई, आपसे माजरत के साथ मैंने इनसे टाइम लिया हुआ था, मेरी माजरत कबूल करना। मैंने समा टीवी पे टाइम दिया हुआ है, मैंने जाना है, मेरी माजरत कबूल करना, इंतहाई माजरत। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच सबसे, जी जी, बैरिस्टर साहब आपसे भी थैंक यू वेरी मच। जी सलामत रहे, लव यू। थैंक यू सर। तो इस पर ये जो आपने मिसाल दी, अमेरिका में भी इस तरह होता है। ये बैरिस्टर साहब ये जो बात कर रहे हैं अली सरवर साहब, असल बात ये है कि देखें, वकला के अंदर जब आप खड़े होते हैं, एक ही केस होता है, उसमें कुछ वकला उस केस के हक में बात कर रहे होते हैं, कुछ उसके खिलाफ बात कर रहे होते हैं, कोई टू एंड इत्तेफाक से अली सरवर साहब, मैं फेवर भी होता है। अपने भाई को कर सकूं, इत्तेफाक से ये एक किताब मेरे पास पड़ी हुई है, इत्तेफाक से पड़ी हुई है टेबल पे। ये अमरीकी आइन के ऊपर और जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के ऊपर लिखी हुई है और इसका मुसन्निफ जो हूँ वो मैं हूँ, मैंने इसको लिखा था। तो मैं इस टॉपिक के ऊपर बड़ी एक क्लैरिटी रखता हूँ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स यूएसए की। बिल्कुल गलत बात है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, प्रेसिडेंट जो है उसके पास एक पूल ऑफ जजेस आते हैं जिनको वो आगे फॉरवर्ड करता है कांग्रेस सेनेट को, सेनेट उसके अंदर बैठती है और इट इज द सेनेट विच देन डिसाइड्स के कौन जजेस अपॉइंट होंगे। मगर ये प्लीज इसको जरा क्लियर रखिए डिकोटमी को जहन में कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसी पार्लियामान से हमारा वजीर आजम भी होता है, वजीर कानून भी होता है। हालांकि अमेरिका के अंदर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव से बिल्कुल सेपरेट है, तो लेजिस्लेटिव का कोई इन्फ्लुएंस जो है वो एग्जीक्यूटिव पे और एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेटिव के ऊपर उस तरह से नहीं होता जिस तरह ये एक पार्लियामेंट हमारे मुल्क में चलती है कि वजीर आजम आके कोई बात करता है तो पीछे से लोग ठा 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 वो टेबलों पे थंपिंग करना शुरू हो जाते हैं। ये जो ग्राउंड रियलिटीज और पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं, इनको भी हमने दिमाग में रखना है। फिर हमने ये भी दिमाग में रखना है कि वो जो फेडरेशन है आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, सिस्टम है अली सरवर साहब,
नहीं जुल्फिकार यहाँ भुट्टो पे पाकिस्तान में यूनिफाइड जुडिशरी है। ब्रिस्टर साहब अपनी बारी में भी बोले हैं और मेरी बारी में भी बोल रहे हैं। ब्रिस्टर साहब को मुझे तो टाइम देना चाहिए ना। आप जी जी ये आप तो नहीं फरमाइए। है कि नहीं ब्रिस्टर प्लीज साहब मेरे जुल्फिकार भी भाई टाइम पे आप बोले। करें बात, जी 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 प्लीज जुल्फिकार बात भुट्टो करें। साहब। देखे, जो ब्रिस्टर साहब ने बात की है, ब्रिस्टर साहब ने मेरी आधी बात को कंप्लीट कर दिया कि जहां पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की नॉमिनेशन होती है या अमेरिकन प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, वो नाम आगे कांग्रेस में चले जाते हैं, उसके तरीकाकार में आगे पीछे फर्क होता है। यहाँ पे जो पाकिस्तान का सिस्टम है, ये आधा ब्रिटिश है और आधा अमेरिकन है, क्योंकि यहाँ पे आधी जो हाउस ऑफ लोअर हाउस है वो हाउस ऑफ कॉमन्स को फॉलो करता है, जो अपर हाउस है वो अमेरिका के सेनेट को जो है वो फॉलो करता है। तो इसके तरीकाकार के अंदर वी आर फॉलोइंग द मिक्स एंड मैच ऑफ ब्रिटिश एंड अमेरिकन सिस्टम। और इसके अंदर ग्राउंड रियलिटी की जो बात है, देखे असल बात यही है कि अगर सेनेट या कांग्रेस के अराकीन, पार्लियामेंट के अराकीन ही जो है जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं, तो इसके बाद तो फिर कोई क्वेश्चन रहता ही नहीं है ना कि अगर पाकिस्तान के अंदर भी पार्लियामेंटेरियंस इन कंसल्टेशन विद रेस्ट ऑफ बार काउंसिल्स एंड अटॉर्नी जनरल और बाकी सारे लोगों के साथ मिलके बैठ के दीगर जजेस की अपॉइंटमेंट करें, तो इसमें तो कोई फिर बुराई नहीं है। ये तो मैं समझता हूं कि हम एक प्रॉपर तरीकाकार को अपना रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आज आके जो फाइनल जो ऑर्डर है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही करेगा। जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट उसका असेंट देता है, नीचे से अप्रूवल होके आती है और फाइनल असेंट जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट देता है। देखें, कान इधर से पकड़ लें या कान इधर से पकड़ लें, हमें इस चीज के ऊपर बात करनी चाहिए कि इसके अंदर 26वीं तरमीम हो गई। अब इसके तरीकाकार, इसकी प्रैक्टिस, इसके आगे बेंचेस बनने पे, बाकी चीजों पे थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। बिल्कुल, और मैं कई चीजों पे सवाल कर... अली साहब मुझे इतराज हो सकता है, जैसे इन्होंने अभी रेंट कंट्रोलर की बात की, मैं नहीं समझता कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगा। ये किसी ना किसी सिविल या क्रिमिनल अपील या मिसलिनियस कोई ऐसा बेंच बनेगा जो इस तरह के एफएसटी के केसेस सुनेगा, लेकिन एनआईआरसी के केसेस सुनेगा, से बात नहीं कर रेंट रहा। के केसेस सुनेगा, दीगर जो इस तरह के जितने केसेस हैं वो इस तरह के केसेस वो बेंच चुनेगा। तो इसके अंदर आई एम श्योर कि कोई ना कोई ऐसा तरीकाकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर अडॉप्ट किया जाएगा जिसके अंदर ये क्लैरिटी आए, क्योंकि अभी तक बेंचेस अनाउंस नहीं हुए, चीजें हुई नहीं, और टाइम से पहले अगर हम इसके ऊपर शुरू करते हैं तो आई थिंक हमें थोड़ा सा आप वेट समझते करना हैं चाहिए। मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं जानना ही चाह रहा था कि बैरिस्टर साहब भी सुन लें और आम पब्लिक भी सुने इस बात को कि भाई 26वीं आईनी तरमीम से खासतौर पर जो आईनी तरमीम आपने की है उससे बराह रास्त आवाम को फायदा है या नहीं है? बिल्कुल बराह रास्त फायदा है। ये जो दादा पोता केस है, सिविल कोर्ट केस जो चलता है नीचे से, और उसके बाद उसकी अपील सेशन कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, पहले हाई कोर्ट में साल का वेट, फिर सुप्रीम कोर्ट से के अंदर आपको 4 से 5 साल का वेट। तो ये सिविल कोर्ट से लेके जब सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और सुनने तक 25 से 30 साल लग जाते हैं और इससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो एवरेज टाइम पीरियड इज प्लस 20 ईयर्स। तो ये जो दादा पोता केस है, इसके अंदर लोगों को रिलीफ मिलेगा, जल्दी बारी आएगी। इसकी पेंडेंसी जो इतनी डिले हो रही होती है, इसकी जल्दी डिस्पोजल आएगा और लोग जल्दी जो है बेंचेस इसको सुनना करेंगे। मैं तो समझता हूं कि इसके अंदर आम आवाम को फायदा होगा। जिन लोगों के केसेस चल रहे हैं, कोई रेवेन्यू का इशू है, कोई सिविल अपील है, कोई क्रिमिनल अपील है, इन तमाम लोगों को इस चीज के अंदर फायदा होगा। जी बैरिस्टर साहब, अब आप बताइए सर, ये दादा पोता केस और इनकी अपीलें और लंबा दीवानी मुकदमात लंबा हो जाता है बहुत ज़्यादा, 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं। वो कह रहे हैं कि इतना फ़ायदा तो करा दिया आवाम को, और क्या करें? देखिए अली साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय ब्रदर जुल्फिकार, बात बड़ी सिंपल है कि मैं तो कहता हूं कि 26वीं आईनी तरमीम से अफ्रीका के अंदर भूख खत्म हो जाएगी, दुनिया में पॉपुलेशन का मसला हल हो जाएगा, पाकिस्तान से बिजली का मसला हल हो जाएगा, डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे, पाकिस्तान जो है वो दुनिया का तरक्की पसंद तरीन मुल्क बन जाएगा और बुलेट ट्रेन चलना शुरू हो जाएंगी, हर बंदे के पास पराडो होगी, हर बंदे के पास 6000 गज का घर होगा, और मैं कहता हूं कि जी दूध और शहद की नदियां फैलेंगी। मैं कह देता हूं, बट कोई उसके अंदर कोई रीजनिंग भी तो होनी चाहिए ना कि मैं ये कैसे कह रहा हूँ। ये जो दादा पोते वाला केस है उसके लिए तो आपने स्ट्रक्चर रिफॉर्म करना है
ये 26वीं आईनी तरमीम से वो जो सिविल कोर्ट में केस चल रहा है उसको तो ये टच ही नहीं कर रहा। तो आप कैसे कह रहे हैं कि जी वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा? द रियल प्रॉब्लम इज द क्लॉग जो सिविल कोर्ट्स में आपके है, जो आपके क्रिमिनल कोर्ट्स में है, जो आपके हाई कोर्ट्स में है, उसका बड़ा आसान तरीका बता रहा है। लोअर कोर्ट्स में इसका मतलब इस्लाहात आनी चाहिए थी। 26वीं आईनी तरमीम से आप ये ठीक है, कह रहे हैं उसमें कि उसका आनी फायदा नहीं चाहिए और होगा। हम चीख रहे हैं कि लेके आए, लेकिन वो किसी को याद नहीं है। तो ये देखिए ना, एक बेवकूफ बनाने का एक लेवल होता है। मैं अगर आपको ये कहूं कि भाई आज जो है वो जुम्मा है तो शायद आप कहें कि ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज इतवार है तो आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल ही, नाउ यू आर इंसल्टिंग माय इंटेलिजेंस। तो ये कहना जी कि ये अवाम के हक में लाई गई है, 25 अक्टूबर से पहले पहले लोगों को किडनैप करके, प्रेशराइज कर कर, बंदे तोड़कर इस वजह से लाई गई है कि नहीं, अवाम का 25 से फायदा है। पहले भाई साहब, 25 से पहले तो वो कहते हैं इसलिए, ब्रेक यार। 25 से पहले तो वो कहते हैं इसलिए मतलब लाया है कि 3 दिन पहले अनाउंसमेंट करनी थी नई चीफ जस्टिस की। हाँ देखिए ना, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि असल मसला ये था कि मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना है, क्योंकि अगर कोई इंडिपेंडेंट जज आ गया तो आपको डर लगा हुआ है। नहीं और तो तो कोई ये तो वजह फिर नहीं इसका थी। मतलब और सवाल एक उठा रहे हैं आप याहिया अफरीदी पे, इंडिपेंडेंट नहीं है वो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, यहिया अफरीदी साहब की जो इंटेग्रिटी है उस पर मैं बिल्कुल कोई सवाल नहीं उठा सकता। बात अलबत्ता ये जरूर है कि जैसे जैसे अली सरवर साहब टाइम गुजरता है, दुनिया में कोई ना हीरो होता है ना विलन होता है। चंद सिफ्तें मेरे अंदर खूबियां होंगी, चंद मेरे अंदर खामियां होंगी, आप में भी होंगी, जुल्फिकार साहब में भी होंगी, हर बंदे में होती है, लेकिन तारीख सबको जज करती है। अब जस्टिस मुनीर को तारीख किस तरह जज करती है, जस्टिस अनवारुल हक को कैसे जज करती है, काजी मौलवी फायज ईसा के बारे में क्या काजी कहेंगे? फायज क्योंकि ईसा काजी वो साहब भी हमारे सामने है। सर, काजी साहब तो के वो हवाले जाहिर है से कि क्या राय है आपकी? क्योंकि नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, सबने तारीफ की है कि काजी साहब बड़े ज़बरदस्त जज थे, खराज तहसीन पेश किया उनको। वकला बरादरी क्या सोचती है सर काजी साहब के मैंने हवाले तो से? अभी देखिए, मेरी मेरी राय तो बड़ी सिंपल है। मैंने तो अली सरवर साहब अभी अभी कुछ देर पहले एक रेफरेंस मूव किया है, मैं आपको उसकी कॉपी भेज देता हूँ। मेरे ख्याल में काजी फायज ईसा साहब इस काबिल ही नहीं है कि उनको जस्टिस का लफ्ज दिया जाए। और मेरे ख्याल में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं वजह सर, आज तक किसी वजह? जज के, मैं 12 साल से, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा आज तक कोई कॉस्ट का ऑर्डर नहीं है, मेरा आज तक कोई किसी जज ने मुझे नोट बिफोर नहीं किया। मैं हमेशा तमीज से बात करने पर यकीन रखता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद मैं जस्टिस मुनीर को जज मान लूंगा, लेकिन मैं काजी फाइज ईसा को जज नहीं मान सकता। जिस तरह से उन्होंने अपनी जुरिस्प्रूडेंस की धज्जियां उड़ाई, खुद ही कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकते, और जब चीफ जस्टिस थे तो खुद ही उस केस पे बैठे रहे। और मिलिट्री कोर्ट के अंदर लोग आज भी, आपको पता है कि बंद हैं और उनके अनकॉन्स्टिट्यूशनल ट्रायल हो रहे हैं, उनको आज तक मिलिट्री कस्टडी में रखा हुआ है। 6 जजों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत लिखा कि हमें एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमसे फैसले करवाने के लिए इंटरफेरेंस कर रही है, हमारे घरों में कैमरे लगा रही है, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको किडनैप कर रही है। काजी फाइज ईसा साहब उसके ऊपर बैठ गए। उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस कर दिया टीवी चैनल्स को। उसके बाद एक रेक्टर थी, उसको जो है कहा कि तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट जाली है। जो वकील था, आज तक मैंने ये होते हुए नहीं देखा, वकील को पुलिस वालों से उठवा के साइड पे करवा दिया। एक मुस्तफीन काजमी वकील था, उसको पुलिस वाले उठा के लेके गए, उसको बेचारे को टॉर्चर कर 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 हॉस्पिटल पहुंचा दिया। असद अली ने थोड़ी सी अगर क्रिटिसिज्म कर दी तो एफआईए से उसको अरेस्ट करवा दिया। उसके बाद एक सियासी जमात से उसका इलेक्शन सिंबल आखिरी दिन, जिस दिन एलोकेशन होनी थी, छीन लिया। इस मुल्क में जियाउल हक के बाद अगर किसी ने एग्जीक्यूटिव डीआरओ से इलेक्शन करवाए तो वो काजी फाइज ईसा ने कराए, उसके अलावा जियाउल हक ने कराए थे, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी की मकबूलियत से जो है वो डरता था और ये पीटीआई की मकबूलियत से डरते थे। ये वो वाहिद जज हैं जिन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ जो है वो मुनीब अख्तर से लेकर मंसूर अली शाह से लेके और गए हुए, और हसन अजहर रिजवी साहब का नोट है आज पढ़िएगा कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर कि किस तरह वायोलेट किया, हर जज के ऊपर इल्जाम लगाए। लेकिन अली सरवर साहब जिसने कमर तोड़ दी और जिसकी वजह से मैं इनको जस्टिस मानने को तैयार नहीं हूं, और मैं इनसे इंतहाई, एक जिसको कहते हैं कि मेरे दिल से 1% इज्जत इनके लिए दिल में नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही नहीं है जिस तरह की कोई ऐसी खातून हो जो अपना जिस्म जो है वो बेचती हो महंगी महंगी गाड़ियों के लिए, महंगे महंगे बंगलों के लिए। मेरी इज्जत वही है काजी फाइज ईसा के लिए, और उसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी ऑर्डर को उन्होंने लिखा कि आप इसको फॉलो ना करें। अरे यू आर अ सिंगल जज, हु द ब्लडी हेल आर यू कि आप सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों के फैसले को कहें कि हुकूमत उसको फॉलो ना करे। ये तो किसी बड़े से बड़े डिक्टेटर ने नहीं किया, इख्तिलाफी नोट, ने ये नहीं किया, परवेज मुशर्रफ ने ये नहीं किया।
आपने चीफ जस्टिस होते हुए अपने इदारे के अंदर जो है वो छुरा गोपा और अपनी एक्सटेंशन की खातिर आपने कहा सुप्रीम कोर्ट को नंबर 2 कर दो और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाओ। और अब आप ये ना अच्छा, कहिएगा वो तो कि लेना नहीं चाहते थे। अमेंडमेंट्स का पता नहीं था। ये जो उनका फैसला आया है ना, उन्होंने इस फैसले में लिख दिया है कि मुझे पिछले साल जुलाई से पता था कि कोई आईनी तरमीम आएगी मेरी खातिर, तो वो अपने फैसले में उन्होंने लिख दिया। तो जब उन्होंने लिख दिया है कि मुझे जुलाई से पता था कि आईनी तरमीम आ रही है, तो फिर अब वो किस मुंह से कह रहे हैं कि मुझे तो किसी आईनी तरमीम का पता नहीं था? क्यों, क्या जल्दी थी रिव्यू लगवाने की 63A वाला? क्या जल्दी थी रिव्यू लगवाने की नवाज शरीफ को इलेक्शन में इजाजत देना? और इन द मीन टाइम आप देखिए कि एक सर आपने तो पूरी चार्जशीट क्या हुआ, पेश कर दी। यास्मीन राशिद की क्या काजी गलती है? वो एक बुढ़ी कैंसर पेशेंट है, कैंसर सर्वाइवर है, उसकी क्या गलती है कि आपने उसको 2023 से लेकर आज तक आपने उसको जो है बेल होने के बावजूद उसको जेल में रखा हुआ है? सिर्फ उसकी यह गलती है कि उसने नवाज शरीफ को हरा दिया था। मतलब ऐसी ऐसी हरकतें हैं काजी साहब की कि मैं तो उनको जस्टिस मानने के लिए अच्छा, तैयार आपने नहीं तो हूं। सर चार्जशीट मेरे पेश साथ कर दी, बहुत सारे लेकिन मुखला ऐसे हैं, यंग मुखला हैं, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे हैं जो उनको जज मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने आज तक, मैं कसम उठा के कहने को तैयार हूं, मैंने आज तक किसी जज के लिए इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं की, लेकिन काजी फाइज ईसा के लिए अच्छा मैं सर सुन लें इससे अब बेहतर सर, जुबान वैसे साहब आप सुन लें जुल्फिकार बदर साहब की भी, क्योंकि आपने बात शुरू की दादा पोता केस से जो रिलीफ मिलना था जिस पे बात कर रहे हैं जुल्फिकार बदर साहब, आप कह रहे हैं उससे भी कोई रिलीफ नहीं है। आम पब्लिक को आप कह रहे हैं रिलीफ बिल्कुल नहीं मिलेगा, और जस्टिस साहब के हवाले से आपकी अपनी जो जाती राय है वो आपने ज़ाहिर चार्जशीट पूरी पेश कर दी। पीपल्स पार्टी की ज़ाहिर है अपनी एक राय है, और उसके बरमला इजहार बिलावल भुट्टो ज़ारी साहब भी कर चुके हैं, जुल्फिकार बदर साहब भी शायद इस हवाले से बात करेंगे। जुल्फिकार बदर साहब, ये तो फिर जिस तरह की बात कर रहे हैं बैरिस्टर साहब, इसका मतलब फिर तो आईनी तरमीम से लग ये रहा है कि सियासी फ़ायदा सिर्फ सियासी जमातें उठा रही हैं, आम लोगों को तो फ़ायदा नहीं होगा। अली साहब, ये आपके मेरे कहने से फायदा थोड़ी है। जिन लोगों का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा होगा उन लोगों को आगे जाके फायदा होगा, वो लोग बताएंगे। आप और मैं तो जनरल पब्लिक है, हमें थोड़ी सर पता है आम कि क्या पब्लिक है, का केस है फायदा सुप्रीम हो कोर्ट में, सकता है कितने या क्या। फीसद आम पब्लिक कितने फीसद बैरिस्टर केस साहब लेके की जाती है सारी सुप्रीम बात कोर्ट के में? अंदर देखे, बैरिस्टर साहब की बात के अंदर बैरिस्टर साहब ने सारी बातें की, उनका अपना पर्सपेक्टिव था, लेकिन वो इफ्तिखार चौधरी साहब को सपोर्ट दे गए हैं 2013 के आरओ इलेक्शन के अंदर। ये बैरिस्टर साहब ने ज्यादती की है वैसे, कि बाकी सारी बातें अपनी जगह की हैं, लेकिन इन्होंने बाकी जजेस को जो सपोर्ट किया है इफ्तिखार चौधरी माइंडसेट को, वो बैरिस्टर साहब मिस कर गए हैं, या उनको शायद सपोर्ट देना चाहते हैं, या उसी चीज को आगे लेके चलना चाहते हैं। खैर एनीवेज, बाकी जो चीज है, देखिए नीचे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बिल्कुल सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में होने की जरूरत है, लेकिन आईनी बेंचेस बनने के बाद हाई कोर्ट के अंदर जो पेंडेंसी लेवल है और जो डिस्पोजल है उसकी मैं समझता हूँ स्पीडी डिस्पोजल शुरू हो जाएगा, और लोगों के केसों की बारियां आनी शुरू हो जाएंगी जो 4-4 साल 5-5 साल वेट है। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लोग, जिन लोगों के केस की पेंडेंसी चल रही है ना 4-4 5-5 साल से, और वो सिविल कोर्ट से लेके आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी अपील दायर है और बारी नहीं आ रही, आप उन लोगों से पूछे कि उनके लिए कितना बड़ा रिलीफ होगा। हाँ, अगर सिविल कोर्ट की तरफ जाना है या सेशन कोर्ट की तरफ जाना है, इस पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है वो पिछले कई सालों से पेंडिंग है। और इन्हीं जजेस जो आजकल बैठे हुए हैं, ऑनरेबल जजेस है, मेरे लिए काजी फाइज ईसा साहब हो, मंसूर अली शाह साहब हो, या कोई और जज जो, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा जज कौन सा है। हमें उन जजेस को भी रिस्पेक्ट और ऑनर देनी है जिन्होंने हमारे हक में फैसले दिए, और जो हमारे हक में फैसले नहीं देते हम उनकी भी इज्जत करते हैं। तो नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं सर, देखिए मैंने इसलिए गुजारिश की कि बिलावल भुट्टो ज़ारी साहब ने भी खराज तहसीन पेश किया काजी फाइज ईसा साहब को, और उन्होंने कहा जी बड़े देराना फैसले किए हैं उन्होंने, इसलिए वो खराज तहसीन उसको पेश कर रहे हैं ना। आपने जिक्र नहीं किया, लेकिन देखिए असल बात यह है कि भुट्टो साहब के केस के हवाले से जो ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट में दी है, हम तो उस चीज से हैं कि हमें तो आज तक जो 40 साल के अंदर ओपिनियन भी कोई नहीं देता था भुट्टो साहब के केस के हवाले से। हालांकि मैं ये समझता हूं कि अगर काजी साहब समझते तो पुराने जजेस के ऊपर एक एक FIR भी देते कि उनको कब्रों से निकाल के उनको फांसी पे लटकाना चाहिए था जिन्होंने ये गलत फैसला किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, आपको पता, उन्होंने अपने बेटी भाइयों का थोड़ा सा रिगार्ड तो करना था, तो इस वजह से उन्होंने नहीं किया, तो थोड़ा फैसला ओपिनियन की सूरत में दे गए और हल्का फैसला दे गए। अगर फैसला थोड़ा स्ट्रॉन्ग देते तो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी एग्जाम्पल सेट कर देते कि इस मुल्क के अंदर कोई भी आने वाले जजेस इस तरह की ज्यादती ना करते,
चाहे वो किसी अच्छा, भी शहर, जुल्फ़िकार बदर साहब, सूबे या किसी भी हाई कोर्ट के अंदर। जुल्फ़िकार बदर साहब, मैं चाहता हूँ जाते जाते इसका भी ज़रूर बताइए कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है गैर मुल्की नशाती इदारे को। उसमें उन्होंने कहा है कि फजल रहमान के बगैर भी हमारे नंबर पूरे थे और ये इल्ज़ाम झूठा है कि एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर हमने सब कुछ किया। सर, नंबर फजल रहमान साहब के बगैर किस तरह पूरे थे आपके? देखिए, अभी हमें जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैं आपको डिटेल नहीं बता सकता। नंबर तो मौलाना फजलुर रहमान साहब से पहले भी पूरे थे और बिलावल साहब उस टाइम पे भी कह चुके थे कि हम मौलाना के बगैर भी आईनी अमेंडमेंट पास करा सकते हैं, लेकिन सर, किस मौलाना तरह? साहब को आईनी अमेंडमेंट पे साथ रखना और कंसेंसस बिल्ड करना इसलिए जरूरी था कि हम चाहते हैं कि मेजॉरिटी लोग इस अमेंडमेंट के हक में जो है वो मिल के वोट दें और वो करें। बिकॉज अभी भी आप देखेंगे इस सारी अमेंडमेंट के अंदर जितने भी लोगों ने वोट दिया है, किसी की भी सियासी वाबस्तगी चेंज नहीं कराई गई और लोगों ने इंडिपेंडेंट हैसियत में, सर, अगर किसी ने एक्स्ट्रा वोट जाके दिए उसका जवाब तो इंडिपेंडेंट दे हैसियत में दें। दिए, वो किसी पार्टी के रुकन सर, नहीं थे। फजल तो रहमान ये के बात बगैर फिर ध्यान में किस तरह होते? रखिएगा। फजल रहमान साहब के अगर वोट निकाल दें तो फिर आप पास बस करा नहीं वो सकते जब थे? जरूरत पड़ती तो आपको दिखा देते, अभी जरूरत नहीं पड़ी, मौलाना साहब ने वोट दे दिए, इसलिए इस बहस को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस बहस को छेड़ने की जरूरत नहीं है। और जो मैंगल साहब के लोगों ने कहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देखिए मेंगल साहब की जो है ना, वो उनके पहले मेंगल साहब के कहने पे उनके रुकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उन्हीं के उसी रुकन ने एक सोशल मीडिया पे बयान दिया। तो मैं समझता हूं कि उनकी जो सारी बातचीत है, इट्स अ मैटर ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। उसके ऊपर प्रोब करना चाहिए कि असल मामला था क्या। इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि उनकी अपने बयान में इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि उसके ऊपर बयान देते हुए बहुत शुक्रिया अजीब सा बैरिस्टर लगेगा। अली साहब आपका, जुल्फ़िकार बदर साहब आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। कानूनी नुक्ते भी इसमें जो बयान किए गए, वो चाहे बैरिस्टर अली ताहिर साहब हों, रियासत अली आज़ाद साहब हों, या सियासी पहलू क्या था इसका, जुल्फ़िकार बदर साहब ने भी बयान किया। आप किस हद तक मुत्तफ़िक हैं, ज़ाहिर है आप अपनी आरा से नवाज हमें बता सकते हैं। लेकिन असल बात यह है कि 26वीं आइनी तरमीम ज़ाहिर है अभी मंजूर हुई है। इसके मुज़म्मरात पर आगे जाके बात भी होगी और पता भी चलेगा किस हद तक आवाम को फ़ायदा भी हो रहा है या सिर्फ सियासी तौर पर फ़ायदा लिया है हुकूमत ने। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दिए जान।